देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हमारा माई कॉलेज या माई स्कूल, दूसरा माई टीचर और तीसरा होगा इज साइंस ब्लेसिंग और कर्स और चौथा हमारा होगा पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण। अर्थात पहला होगा हमारा मेरा प्रिय विद्यालय या मेरा विद्यालय, दूसरा होगा मेरे प्रिय अध्यापक और तीसरा होगा क्या जो विज्ञान है वह आशीर्वाद है या श्राप है या अभिशाप कह सकते हैं हम। और चौथा होगा हमारा पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण या प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याएं। तो चलिए आज हम एक एक करके क्लास 10th के सभी इम्पॉर्टेंट ऐसे या निबंध या आर्टिकल पढ़ते हैं। तो बात करते हैं माई स्कूल या माई कॉलेज। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे या आर्टिकल। तो यह जो ऐसे है वह माई स्कूल या एन आइडियल स्कूल या माई आइडियल कॉलेज के नाम से पूछा जाता है। यह हर वर्ष पूछा जाता है और यह 6 मार्क का हर वर्ष आता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि ऐसे में कौन कौन से टॉपिक्स होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी अनेक टॉपिक होंगे और उस पर हमें ऐसे लिखना होगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक माई स्कूल और कॉलेज के लिए। जो सबसे पहला टॉपिक होता है वह नेम एंड सिचुएशन अर्थात आपके विद्यालय या कॉलेज का क्या नाम है और वहाँ की व्यवस्थाएं क्या क्या है। दूसरा आता है बिल्डिंग, तीसरा लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय, चौथा है प्लेग्राउंड खेल का क्षेत्र, पांचवा है द टीचर ऑफ माई कॉलेज अर्थात मेरे विद्यालय के अध्यापक, द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज मेरे विद्यालय के विद्यार्थी, कंक्लूजन इस विद्यालय में पढ़ने से निष्कर्ष क्या निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेम एंड सिचुएशन की। देखिए, जैसा कि हमने कहा नेम एंड सिचुएशन में हम कॉलेज का नाम देते हैं और उसके साथ ही साथ उसकी स्थिति क्या है उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल और कॉलेज इज़ MMI कॉलेज भाटपा रानी। दिस कॉलेज इज़ मोस्ट फेमस इन आवर एरिया अर्थात मेरे विद्यालय का नाम मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भाटपा रानी है और यह हमारे क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा बिल्डिंग अर्थात मकान। तो देखिए, बिल्डिंग में हम लिखते हैं कि हमारे विद्यालय में कितने कमरे हैं, कितना बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, पंखे हैं या नहीं, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। तो हम बात करते हैं बिल्डिंग में, देख लेते हैं क्या क्या उसमें लिख सकते हैं हम बिंदु। इट हैज़ अ वेरी लार्ज डबल स्टोर्ड बिल्डिंग अर्थात यह बहुत बड़ा डबल स्टोर्ड बिल्डिंग है। द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल या कॉलेज कंसीडर ऑफ द 3 ब्लॉक्स। जो विद्यालय का मुख्य बिल्डिंग है, मकान है या कमरे हैं, वह 3 भागों में बटे हुए हैं। आवर क्लासेस रन इन द मेन बिल्डिंग हमारा जो क्लास है वह बिल्डिंग का या मकान का मुख्य भाग है। इट हैज़ अबाउट 20 रूम विद अ बिग हॉल हमारे विद्यालय में कुल 20 कमरे हैं तथा एक बड़ा हॉल है या बरामदा जिसे हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा देयर आर 4 लेबोरेटरीज फॉर साइंस एंड बायोलॉजी हमारे विद्यालय में 4 लैब हैं साइंस और बायोलॉजी के लिए। ऑल द रूम एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड अर्थात सभी कमरे जो हैं वो वायुदार हैं या कह सकते हैं हवादार हैं, जिनमें हवा पास कर सके। इलेक्ट्रिक लाइट एंड फैंस आर फिटेड इन एवरी रूम्स प्रत्येक कमरे में इलेक्ट्रिक लाइट और फैन है। द हॉल ऑफ द स्कूल इज़ वेरी बिग हमारे विद्यालय का जो हॉल है वह बहुत ही बड़ा है। जनरल मीटिंग आर हेल्ड हियर जहाँ पर जनरल मीटिंग अर्थात सामान्य मीटिंग होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज़ इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग हमारे प्रधानाध्यापक का जो कमरा है या कक्ष है वह बिल्डिंग के मध्य में है। देयर आर सम क्वार्टर्स फॉर द पियोन्स और हमारे यहाँ जो कार्यरत हैं अर्थात जो कार्य करते हैं उनके लिए कुछ क्वार्टर्स अर्थात कमरे हैं। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की अर्थात लाइब्रेरी। द मेन अट्रैक्शन ऑफ कॉलेज इज़ इट्स लाइब्रेरी अर्थात विद्यालय का सबसे मुख्य जो अट्रैक्शन है आकर्षण है वह लाइब्रेरी है अर्थात पुस्तकालय है। देयर आर अ टेम्पल ऑफ सरस्वती इन मिडल ऑफ द स्कूल वहीं पर सरस्वती विद्यालय के मध्य में माँ सरस्वती का एक मंदिर है। देयर आर 2 बिग रूम
यहाँ पे 2 बड़े कमरे हैं। देयर इज़ रेगुलर इशू बुक, जहाँ पे प्रतिदिन पुस्तकें दी जाती हैं या उपलब्ध हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इज़ अबाउट 6000। विद्यालय की सबसे बड़ी मजबूती यही है कि इसमें 6000 अर्थात 6000 तक पुस्तकें हैं। ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गेट बुक इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरी। प्रत्येक विद्यार्थी तथा अध्यापक यहाँ से इस लाइब्रेरी से या पुस्तकालय से पुस्तकें उपलब्ध करते हैं या प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा द टीचर ऑफ माय कॉलेज, अर्थात मेरे विद्यालय के अध्यापक। तो देखिए इस पॉइंट पे हम लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं या अध्यापक हैं, उनका नेचर जो है वह कैसा है। तो बात करते हैं। देयर आर 35 टीचर्स इन माई कॉलेज। मेरे विद्यालय में लगभग 35 अध्यापक हैं। बोथ ऑफ देम आर वेल एजुकेटेड। वे सभी लोग वेल एजुकेटेड अच्छा अर्थात अच्छे शिक्षित हैं। दे हैव मेनी गुड क्वालिटीज़, उनमें बहुत ही अच्छे गुण हैं। देयर मेथड ऑफ टीचिंग आर वेरी इफ़ेक्टिव, उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रभावशाली है। देयर लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पढ़ाए हुए जो अभ्यास होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं या मनोरंजक होते हैं। दे आर रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, वे लोग प्रतिदिन आने वाले कठिन मेहनत करने वाले अध्यापक हैं। दे हेल्प्स पुअर स्टूडेंट बाय गिविंग देम बुक्स एंड फ्री एजुकेशन, वह गरीब बच्चों की सहायता पुस्तकें देकर तथा फ्री में शिक्षा देकर करते हैं। देखिए आप जब भी विद्यालय किसी भी पॉइंट पे आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें कभी भी आप उनकी बुराइयाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो भी पढ़ता है वो खुद एक टीचर होता है। तो आप टीचर की देखिए टीचर है तो कुछ ना कुछ आपको दिया ही है। हाँ ये नहीं कह सकते कि सभी टीचर प्रॉपर रूप से सही होते हैं, लेकिन हाँ टीचर है तो आप कुछ ना कुछ आपको सिखाई है, तो आप उनमें उनकी बुराइयाँ नहीं ढूंढेंगे। देखिए अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, अर्थात मेरे विद्यालय के विद्यार्थी। तो इसमें आप बताएंगे कि आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का नेचर कैसा है, कैसे हैं वो, क्या वो अध्यापक बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज हैव मेनी गुड क्वालिटीज़, मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों की बहुत ही अच्छे गुण हैं। द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज आर हार्ड वर्किंग, मेरे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वह कठिन परिश्रम करने वाला है। द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज आर रेगुलर, मेरे विद्यालय में प्रतिदिन सभी विद्यार्थी आते हैं। ऑल स्टूडेंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू स्टडी, सभी विद्यार्थी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। ऑल स्टूडेंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रैक्टिस टीचर्स, हमारे विद्यालय के सभी जो विद्यार्थी हैं वह अध्यापक द्वारा बताए गए प्रयोग का इंस्ट्रक्शन ध्यान करते हैं या अध्ययन करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स हेल्प्स ईच अदर इन स्टडीज़, सभी विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं शिक्षा ग्रहण करने में या अध्ययन करने में। ऑल स्टूडेंट हेल्प्स वीक स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जो है वो कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा प्लेग्राउंड, अर्थात खेल का क्षेत्र। वी आर लकी टू हैव टू प्ले ग्राउंड्स, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग के विद्यालय में 2 प्ले ग्राउंड हैं। दे आर वेल मेंटेन्ड, वह बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित हैं। और गेम सुपरिटेंडेंट इज़ वेरी एक्सपर्ट, जो हमें खेल खिलाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, मतलब बहुत बेहतरीन है उसमें। ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट द प्ले ग्राउंड, वह प्ले ग्राउंड में या खेल के क्षेत्र में बहुत ही सावधानी बरतते हैं। वी इंजॉय आवर गेम्स डेली इन इवनिंग, हम लोग प्रतिदिन अपने खेल को मनोरंजित करते हैं या प्रसन्न होते हैं उससे शाम को। सम स्टूडेंट्स गो टू प्ले इन द वेकेंट पीरियड, कुछ विद्यार्थी हैं जो कि खाली समय में जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष। तो देखिए आपने जो भी कार्य किया है या आपका जो भी विद्यालय है उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, लाभ या हानि जो भी चीज़ें होती हैं हम उस पर कंक्लूजन लिखता है। तो बात करते हैं हम कंक्लूजन की। आवर कॉलेज इज़ अ रिसर्च कॉलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो विद्यालय है ये इस पूरे एरिया में सबसे बेहतरीन है या ख्याति लब्ध है या विख्यात है, आप कह सकते हैं, या प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज़ आल्सो कम टू गेट देयर एडमिशन, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से या दूर दूर क्षेत्रों से
विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं या प्रवेश लेने के लिए आते हैं। चिल्ड्रंस हु स्टडी इन आवर स्कूल बिकम डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड अदर ऑफिसर लाइक IAS ETC। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं वह यहाँ पर पढ़ के डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर और अन्य ऑफिसर या अन्य अधिकारी लाइक IAS बनते हैं। वी आर प्राउड ऑफ इट। हम अपने विद्यालय पर गर्व करते हैं या हमें अपने विद्यालय पर गर्व है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस्से अर्थात निबंध। यह जो एस्से है हर वर्ष 6 नंबर का पूछा जाता है अर्थात 6 मार्क का पूछा जाता है। यह क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्से है, ना कि केवल 2025 के लिए। 2025 के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ हर वर्ष ये क्लास 10th में पूछा जाता है। अब देखिए यह एस्से होता है किस किस नाम से पूछा जाता है, तो देख लेते हैं हम। एन आइडियल टीचर, माई इंग्लिश टीचर, अ गुड टीचर, योर क्लास टीचर और माई बेस्ट टीचर। अर्थात एन आइडियल टीचर एक आदर्श अध्यापक, माई इंग्लिश टीचर अर्थात मेरे इंग्लिश के अध्यापक, अ गुड टीचर एक अच्छे अध्यापक, योर क्लास टीचर आपके कक्षा अध्यापक, माई बेस्ट टीचर मेरे अच्छे अध्यापक। इन नामों से एस्से को पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि एस्से में हम क्या क्या टॉपिक्स लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एस्से में सबसे पहला टॉपिक जो होता है वह होता है इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय, कि आप किन के बारे में लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं उनका परिचय दीजिए। दूसरा होगा हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस अर्थात उनके कपड़े और उनका लुक अर्थात देखने में वो कैसे दिखते हैं। हिज बिहेवियर उनका स्वभाव। अगला होगा हिज मेथड ऑफ टीचिंग उनके पढ़ाने का तरीका। हिज क्वालिटीज़ उनकी विशेषताएँ और अंत में होता है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। देखिए, किसी भी एस्से में इन सभी टॉपिकों का प्रयोग करके किसी भी एस्से का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में अर्थात परिचय में हम सबसे पहले लिखेंगे देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। मेरे विद्यालय में बहुत ही अध्यापक हैं या बहुत सारे अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम मैं उन सभी का आदर करती हूँ। बट आई लाइक मिस्टर प्रभात मोस्ट लेकिन मुझे उनमें सबसे अधिक मिस्टर प्रभात पसंद है। ही इज़ एन BSc MSc उन्होंने BSc तथा MSc की डिग्रियाँ हासिल की है। BSc और MSc किया है। ही टीचर्स मी इंग्लिश वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। ही इज़ माई क्लास टीचर वे ही मेरे कक्षा अध्यापक हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस अर्थात उनके कपड़े और उनकी उपस्थिति। तो देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह कब कौन से कपड़े पहनते हैं और उन्हें क्या पहनना पसंद है और उनकी जो पर्सनालिटी है या लुक है वो कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ अर्थात वे साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर गर्मी में ही पुट्स ऑन पैंट एंड शर्ट गर्मी के महीनों में वह पैंट और शर्ट पहनते हैं। बट आई लाइक शर्ट समटाइम लेकिन अधिकांश मुझे पैंट और शर्ट अच्छा लगता है उनमें। ही बियर अ धोती एंड अ कुर्ता वह कभी कभी धोती और कुर्ता भी पहनते हैं। इन विंटर ही पुट्स ऑन अ स्वेटर एंड वूलन कोट ऑल्सो ठंड के महीनों में या फिर सर्दी में उन्हें स्वेटर और ऊन से बने हुए कोट पसंद है। ही यूजेज अ कैप ऑन हिज हेड वह सदैव अपने सर पे एक टोपी रखता है। ही इज़ अबाउट 40 ईयर ओल्ड लगभग वह 40 वर्ष के हैं। ही इज़ टाल वह लंबे हैं। हेल्दी स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ड अर्थात जो उनकी पर्सनालिटी है वो अच्छी पूर्ण रूप से बिल्ड है बनी हुई है। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी वह सदैव खुश रहते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। ये तो हो गया हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस अर्थात वह क्या पहनते हैं और उनके जो लुक्स हैं वह कैसे हैं। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट हिज बिहेवियर अर्थात उनका स्वभाव। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो हिज बिहेवियर इज़ नॉट हार्श अर्थात उनका जो स्वभाव है वह कठोर नहीं है। ही इज़ काइंड टुवार्ड द स्टूडेंट वह बच्चों के प्रति दयालु हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स और अध्यापकों के साथ मित्रवत रहते हैं। हीज़ हैबिट्स आर सिंपल उनकी जो आदतें हैं वह साधारण हैं। ही इज़ सिंपल वे स्वयं ही साधारण हैं।
ही इज़ अ स्वीट टेम्पलेट मैन, वो बहुत ही मधुर व्यक्ति हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मंग, उनके जो तौर तरीके हैं वो बहुत ही आकर्षित करने वाले हैं। देखिए बिहेवियर में उनका बिहेवियर क्या है उसके बारे में बात कर लिए हम। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट, अर्थात हिज मेथड ऑफ टीचिंग, अर्थात उनके पढ़ाने का तरीका। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे पहले तो 3-4 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट में देखिए आप 1 2 3 करके ना लिखे तो बेहतरीन हो, क्योंकि 1 2 3 आप लिखेंगे तो काउंट होता है कि आपने कितना एग्जैक्ट पॉइंट लिखा है, बिंदु लिखा है। लेकिन यदि आप स्टार का प्रयोग करते हैं तो उस समय एग्जामिनर जो होते हैं वह बैठ के आपका नंबर काउंट नहीं करते हैं, वो ध्यान इतना नहीं देता है। आपके मेन मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे आपने कितना पॉइंट लिखा है। तो इस वजह से जब भी आप लिखिएगा ऐसे वगैरह जब भी लिखिएगा आप उसमें स्टार का प्रयोग करके, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट दिया वैसे आप स्टार का प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो बात करते हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग, अर्थात उनके पढ़ाने का तरीका। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, उनके पढ़ाने का तरीका जो है वह बहुत ही प्रभावशाली है। दूसरा होगा हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके जो अभ्यास होते हैं वो बहुत ही रोचक होते हैं। अगला है इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम इजली, कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी उन्हें आसानी से सरलता से फॉलो करता है या अनुसरण करता है। बिकॉज क्योंकि ही सीज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स हिम, वह विद्यार्थियों की कमज़ोरी को पकड़ते हैं और तब उन्हें पढ़ाते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने विषय के मास्टर हैं अर्थात मालिक हैं। तो देखिए यह हो गया हमारा चौथा पॉइंट, अर्थात उनके पढ़ाने का तरीका क्या था वो हम सीख लिए। अब बात करते हैं पाँचवें पॉइंट, अर्थात पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा हिज क्वालिटीज़, अर्थात उनकी विशेषताएँ। तो देखिए किसी की भी विशेषताएँ लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि दे हैव मेनी गुड क्वालिटीज़, ठीक है, और तब आप उसमें पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला बिंदु हो जाएगा हमारा ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, उनमें बहुत ही अच्छी या बहुत सारी विशेषताएँ अच्छी विशेषताएँ हैं। पहला होगा ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन, वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। ही इज़ रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, वह प्रतिदिन उपस्थित होने वाले कठिन मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह कक्षा में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल टाइम, वह अपने विद्यार्थियों को हर समय व्यस्त रखते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड, वह एक दयालु व्यक्ति हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट बाय गिविंग देम बुक, वह गरीब बच्चों की उन्हें पुस्तक देकर उनकी मदद करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि उन्हें प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। ही इज़ एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श अध्यापक है। सो इसलिए आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें अधिक पसंद करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मैं उन पे गर्व करती हूँ। देखिए ये सारे हो गए उनके गुड क्वालिटीज़। देखिए टीचर आपके प्रत्येक विद्यालय में कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा, उन सभी टीचरों में जो आपको हर एक कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा लग रहा होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप कभी भी उनकी बुराइयाँ आप इसमें नहीं लिखेंगे। उनमें देखिए वो आपको सिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप उनसे सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ अगर कोई इशू हो रहा है कभी तो आप उनकी इसमें बुराइयाँ लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो आपका पेपर चेक करेगा वो खुद ही एक अध्यापक है। तो आप सोच सकते हैं कि एक अध्यापक से दूसरे अध्यापक की बुराई करेंगे तो क्या आपको मार्क मिलेंगे? नहीं। इसलिए जब भी आप ऐसे लिखिए किसी भी बिंदु पे लिखिए तो वहाँ पे उनकी गुड क्वालिटीज़ ही लिखिएगा। देखिए बात करते हैं हम कंक्लूज़न, अर्थात निष्कर्ष। तो देखिए किसी भी एसे में पहला बिंदु जो होता है इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बारे में उसके मेथड वगैरह होता है, और अंत में कंक्लूज़न होता है अर्थात निष्कर्ष। अर्थात जो भी है, जो भी प्रक्रियाएँ हुई हैं उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे कि उनके पढ़ाए हुए जो बच्चे होते हैं वह अच्छे पोस्ट पे होते हैं। उससे लाभ क्या है, उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों को क्या लाभ है और उन्हें क्या लाभ है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं पहले। हिज वे टू टीचिंग इज़ सो गुड दैट ऑल द स्टूडेंट अचीव वेल एवरी ईयर, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है या इतना बेहतरीन है कि सभी विद्यार्थी हर वर्ष अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। द स्टूडेंट्स क्रिएटेड बाय देम बिकम डॉक्टर, उनके द्वारा बनाए हुए बच्चे या पढ़ाए हुए बच्चे
बीकॉम और डॉक्टर, एक डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स इंजीनियर बनते हैं, टीचर्स अध्यापक बनते हैं, आईएएस एंड पीसीएस आईएएस और पीसीएस बनते हैं, एंड एटीसी और अन्य भी पद अधिकारी होते हैं या अन्य भी अधिकारी होते हैं। सो इसलिए ऑल स्टूडेंट लाइक हिम मोस्ट, इसलिए सभी विद्यार्थी उन्हें बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। देखिए, हमने पहले जैसे कि पहले ही कहा था कि सबसे पहले किसी भी ऐसे में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर मान लीजिए ये तो टीचर के बारे में था, अगर साइंस के बारे में होता तो ही आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। साइंस से आपको लाभ क्या है, उससे हानि क्या है, आप साइंस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आप साइंस के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, और साइंस से कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि नई नई खोजें हो रही हैं तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी ऐसे हो गया, आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उनके बिंदु लिखेंगे, अर्थात कैसे वो हो रहा है, प्रक्रिया क्या है, उससे किसी को लाभ क्या है, हानि क्या है, और अंत में कंक्लूजन अवश्य देंगे कि आपको आपको उससे क्या लाभ है या किसी को भी उससे क्या लाभ है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे अर्थात आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। इज साइंस अ ब्लेसिंग और कर्स, अर्थात विज्ञान एक आशीर्वाद है या श्राप है। या इसी ऐसे को अलग नाम से पूछा जाता है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस एक अच्छा नौकर है या सहायक है, या फिर एक गलत मालिक है। तो हम बात करते हैं ऐसे के एक एक पॉइंट को विस्तार से देखेंगे। देखिए, यह जो ऐसे है क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर 2025 के लिए, तो इसे आप लोग अवश्य पढ़ें। देखिए, इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स, अर्थात क्या विज्ञान एक आशीर्वाद है या श्राप है, इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं हम। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि सबसे पहले ऐसे लिखने के लिए कुछ मुख्य बिंदुएं होते हैं और उसके अंतर्गत हम उनमें उनके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय, कि साइंस क्या है, वह ब्लेसिंग है या कर्स, उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। सेकेंड बिंदु बिंदु होगा हमारा इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान एक आशीर्वाद के रूप में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं देता है। अगला होगा हमारा कर्सेस ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान है जो है वह किस प्रकार से अभिशाप है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा द मिस यूज ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का हम किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष, अर्थात जो साइंस के बारे में हम कह रहे हैं कि वह आशीर्वाद है या अभिशाप है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अब एक एक बिंदुओं को या एक एक पॉइंट को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम साइंस को डिफाइन करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लेम साइंस फॉर ऑल द एस ऑफ द वर्ड्स, अर्थात विज्ञान को यह दोष लगाना कठिन है कि संसार में सभी बीमारियों का जो कारण है वह विज्ञान है। सिमिलरली, शायद इट इज़ चार्लिस टू लेविस प्रेजेस ऑन द साइंस लाइक अ स्लेव ऑफ ऑल द ब्लेसिंग इट हैज़ गिवन अस, अर्थात सिमिलरली शायद विज्ञान की अधिक प्रशंसा करना भी बचपना होगा। लाइक अ स्लेव ऑफ ऑल द ब्लेसिंग इट हैज़ गिवन अस, अर्थात विज्ञान अपने द्वारा ही दिए गए सभी आशीर्वादों का गुलाम है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, इन इट सेल्फ साइंस इज ओनली सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच ह्यूमन अर्न विद हिज ओन इंडेवियर, अर्थात जो विज्ञान है वह केवल मानव शरीर के क्रमिक विकास के अध्ययन का प्रयास है। इट इज़ नाइदर गुड और बैड बाय इटसेल्फ, जो विज्ञान है वह खुद में कोई अच्छा या बुरा नहीं है। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नॉलेज प्रोसेस्ड बाय ह्यूमन, अर्थात यह एक उपहार है जो मानव द्वारा दिया गया है। अल्टीमेटली, अर्थात अंततः, इट इज़ द ह्यूमन हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हिज गिफ्ट, अर्थात अर्थात मानव के लिए यह उपहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट ऑल डिपेंड ऑन द हाउ ही यूजेस द गिफ्ट ऑफ साइंस, यह उस पर निर्भर करता है कि वह इस विज्ञान का प्रयोग किस रूप में करता है। विदर ही यूज्ड साइंस इज़ अ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड प्रॉपर्टीज, और वेदर ही यूजेस टू डिस्ट्रॉयड ह्यूमैनिटी, अर्थात यदि मनुष्य विज्ञान का प्रयोग अपनी खुशी और समृद्धि के लिए करता है तो वह इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो पटाखे बेवजह फोड़े जा रहे हैं अपनी खुशी के लिए, उससे अनेक जीव जंतुओं को और उससे स्वयं भी नुकसान है, लेकिन फिर भी लोग प्रदूषण फैलाने से रुकते ही नहीं हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने यह बताया है कि विज्ञान का हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, उस अनुसार विज्ञान यदि हम सही तरीके से करते हैं तो वह हमारे ब्लेस है, अर्थात आशीर्वाद है। यदि हम विज्ञान का प्रयोग अलग तरीके से करते हैं, अर्थात गलत तरीके से करते हैं, तो वह हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है, जैसा कि हमने कहा है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, अर्थात इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान के महत्वपूर्ण आशीर्वाद। तो एक एक करके हम सभी को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, साइंस हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, अर्थात विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, साइंस हैज़ मेड ह्यूमन कंफर्टेबल, विज्ञान के कारण ही मानव जीवन बहुत ही सरल हो चुका है। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ साइंस डिजीजेज हैव बीन कंट्रोल्ड, अर्थात विज्ञान की सहायता से ही अनेक प्रकार के रोग जो हैं वह नियंत्रित किए गए हैं। थर्ड पॉइंट हमारा होगा, थ्रू साइंस, अर्थात विज्ञान की सहायता से वी कैन सेव एंड यूटिलाइज एज मच टाइम एज पॉसिबल, विज्ञान की सहायता से ही हम समय को सुरक्षित कर सकते हैं और उसे उपयोग कर सकते हैं या उपयोग करना संभव है। अगला पॉइंट हमारा होगा, विद द हेल्प ऑफ साइंस वी आर क्रिएटिंग हाइब्रिड प्लांट बाय विच आर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, विज्ञान की सहायता से ही हम अनेक प्रकार के हाइब्रिड पौधों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी उत्पादकता, अन्न की उत्पादकता बढ़ती है। अगला होगा, आवर इकोनॉमिक कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग ओनली विद द हेल्प ऑफ साइंस, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है, किसके कारण? विज्ञान के कारण। अर्थात जितने नए नए प्रकार के पौधे या नए नए तकनीक अपनाई जा रही है उसके द्वारा हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वह सुधरती जा रही है। अगला पॉइंट होगा हमारा, आवर डिफ़िकल्ट टास्क आर डन विद द हेल्प ऑफ साइंस, हमारे जितने भी कठिन प्रयोग हैं वह सभी के सभी साइंस के कारण ही, अर्थात विज्ञान के कारण ही सफल हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि जो साइंस है वह हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है, अर्थात विज्ञान का यदि हम सही क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए आशीर्वाद का कार्य करता है। अब अगला पॉइंट देख लेंगे हम, कर्सेस ऑफ साइंस। देखिए, बात करते हैं हम कर्सेस ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान जो है एक प्रकार का अभिशाप है। तो देखिए, हम ऐसे नहीं कह सकते कि विज्ञान एक अभिशाप है, हम किस अनुसार इसका प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करता है कि आप विज्ञान का प्रयोग किस तकनीक में कर रहे हैं, किसी चीज़ को सही करने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ को घटाने के लिए या उसको कम करने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि हम इसमें देखेंगे, इफ़ साइंस इज़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली देन इट इज़ अ कर्स, यदि आप विज्ञान का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं तो विज्ञान जो है वह एक अभिशाप की तरह कार्य करता है। मेनी क्रिएटर आर बीइंग इफेक्टेड बाय साइंस, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि साइंस के नए नए तकनीक द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। अ डिजीज इज स्प्रेडिंग थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, अनेक प्रकार के रोग जो फैल रहे हैं वह विज्ञान के नए आधुनिक या नए तकनीक के द्वारा फैल रहे हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा, मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर स्प्रेडिंग थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, अर्थात विज्ञान के अनेक प्रकार के प्रयोग करने पर अनेक प्रकार के उससे प्रदूषण फैल रहे हैं। जैसे मोटर कार वगैरह हम कह सकते हैं, या फिर जितने भी पटाखे वगैरह हो गए इन सब के बारे में हम कह सकते हैं, या कारखानों वगैरह के बारे में हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा, पावरफुल शाइनी इज़ बीइंग डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑफ साइंस, अर्थात हमारी जो प्रबल शक्ति है वह कम होती जा रही है, किसके कारण? साइंस के कारण। अर्थात हम अपने शरीर का प्रयोग ना करके अनेक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण मानव जो सशक्तिकरण है वह कम होता जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा होगा, ह्यूमन हेल्थ इज़ डिटरेटिंग ड्यू टू एक्सपेंसिव यूज़, अर्थात विज्ञान के अनेक प्रयोग द्वारा मानव का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, अर्थात मानव जो है वह एनर्जी के लिए प्राकृतिक चीज़ें ना लेकर कृत्रिम अर्थात मेडिसिन ले रहा है अपने हेल्थ को स्वस्थ करने के लिए। देखिए, अगर बीमारी है तो ठीक है कि उसे ठीक करने के लिए आप ले रहे हैं, लेकिन यदि आप हेल्थ नहीं है, आपका हेल्थ सही नहीं है, तो सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन द्वारा ही लें। प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके द्वारा आप स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मानव ऐसा नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि हम दवा लेंगे और जल्द से जल्द कम समय में ठीक हो जाएँगे, जबकि यही सारी चीज़ें उसके हेल्थ पे बहुत अधिक इफ़ेक्ट करती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर। अर्थात अनेक प्रकार के खाद के प्रयोग द्वारा अनेक प्रकार के पौधों को प्रभावित कर रहे हैं या अनेक प्रकार के रोग जो हैं पौधों को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि पौधों में लगे हुए रोगों के लिए हम अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहले जो खेती होती थी उसमें हम इतने अधिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते थे, जिसके कारण हमारे जो अनाज थे उनमें अनेक प्रकार के खाद्य उर्वरक नहीं उपस्थित थे। जबकि इस समय इतने अधिक हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण हमारे जो अन्न हो रहे हैं वह काफ़ी हानिकारक है किसी भी जीव के लिए। और उसके साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वह सभी के सभी खाद जो है पानी के थ्रू वाटर लेवल में जाता है, जो कि अत्यधिक घातक हो सकता है या अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा पानी इसके कारण दूषित होता है। और इसके कारण जो हम कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करते हैं इसके द्वारा अनेक प्रकार के जो जीव हैं, कीट हैं, वो भी नष्ट होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे केवल नुकसान है, लाभ है, लेकिन जितनी मात्रा में हमें लाभ है उससे कहीं अधिक हमें हानि भी होती है। इसलिए हम दवा का अधिक छिड़काव ना करें पौधे पे, जिससे हमारे पौधे नेचुरल रूप से ग्रो करें और हम स्वस्थ रहें। देखिए, ये बात तो हुई कि कर्सेस ऑफ साइंस, अर्थात हम साइंस का प्रयोग किस आधार पे कर रहे हैं, उस हिसाब से साइंस या तो श्राप है या फिर आशीर्वाद है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट, मिसयूज़ ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का दुरुपयोग। तो हम देखते हैं इन्हें विस्तार से। अब बात करते हैं द मिसयूज़ ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का दुरुपयोग। तो जैसा कि हमने कहा कि विज्ञान का हम यदि सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए ब्लेसिंग है, अर्थात आशीर्वाद का कार्य करता है। लेकिन यदि हम विज्ञान का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं, सही रूप में नहीं करते हैं, तो वह हमारे लिए कर्स का कार्य करता है। तो देख लेते हैं हम मिसयूज़ ऑफ साइंस, अर्थात साइंस का दुरुपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो द वुमेन इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइंस ब्लेसिंग और कर्स। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो मानव है वही रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात जिम्मेदार है कि जो विज्ञान है वह आशीर्वाद की तरह होगा या अभिशाप की तरह। अब इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं, ह्यूमन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली मिसयूज साइंस, अर्थात मानव जो है वह विज्ञान का बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहा है। हिज ओन सेल्फिश लाइक मोटर कार एंड व्हीकल, जैसा कि मोटर कार और व्हीकल। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टहलने भी जाएँ तो आप मोटर कार से भी जाएँ, आप पैदल भी चल सकते हैं। लेकिन फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी लोग कार का, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा, साइंस कैन आल्सो बी कर्स व्हेन मिसयूज न्यूक्लियर वेपन। विज्ञान जो है वह एक प्रकार का श्राप है यदि उसका प्रयोग हम परमाणु के रूप में कर रहे हैं, अर्थात परमाणु उद्देश्य से कर रहे हैं। अगला हो जाएगा हमारा, द ह्यूमन यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस कैन टर्न हिज वर्ड इनटू अ कर्स, अर्थात ह्यूमन यूज एटोमेटिक एनर्जी, जब मानव जो है परमाणु ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग करता है पीसफुल पर्पस, अर्थात खुशी के लिए, आनंद के लिए, कैन टर्न दिस वर्ड इनटू अ कर्स, तब ये जो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग वह अपनी खुशी अर्थात पटाखों के रूप में कर रहा है, वह सारे के सारे उसके संसार में एक अभिशाप का कार्य करेंगे। अगला पॉइंट हमारा होगा, ह्यूमन क्रिएटिंग हाइब्रिड प्लांट बाई विच देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, सो दीज प्लांट्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग, अर्थात ह्यूमन क्रिएटिंग हाइब्रिड प्लांट, मानव जिन हाइब्रिड पौधों का प्रयोग करता है विच देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सो इसलिए या जिसके कारण दीज प्लांट्स आर हार्मफुल, या जो पौधे उगेंगे, हाइब्रिड जो पौधे होंगे वह हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, वह मानव के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष। देखिए, किसी भी ऐसे का सबसे जो अंतिम बिंदु होता है या पॉइंट होता है वह कंक्लूजन है, अर्थात आपने जो भी इन सब चीज़ों सीखा उससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं या उसका निष्कर्ष क्या है, लाभ या हानि क्या है। तो देख लेते हैं हम, अल्टीमेटली, अर्थात अंततः, मैन इज़ द मास्टर ऑफ साइंस, अर्थात मानव जो है वह विज्ञान का मालिक है, एंड नॉट साइंस द मास्टर ऑफ वुमेन, ना कि विज्ञान मानव का। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिस हिसाब से करेगा, साइंस का प्रयोग करेगा, उस हिसाब से वह कार्य करेगा। और साइंस के अनुसार हम नहीं चलते हैं, हमारे अनुसार साइंस में हम परिवर्तन करते हैं, विज्ञान में परिवर्तन करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, साइंस इज़ मींट फॉर वुमेन फॉर साइंस, अर्थात विज्ञान का मतलब ही मानव से है।
अगला हो जाएगा हमारा पॉइंट, साइंस इज़ द सर्वेंट ऑफ ह्यूमन, अर्थात जो विज्ञान है वो मानव का सहायक है या नौकर है। एंड ह्यूमन शुड यूज साइंस वाइजली एंड डिस्क्रेटली, अर्थात साइंस इज़ द सर्वेंट ऑफ ह्यूमन, विज्ञान जो है वह मानव का नौकर है। एंड ह्यूमन शुड यूज साइंस वाइजली एंड डिस्क्रेटली, अर्थात मानव को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग अर्थात बुद्धि का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। देखिए, कंक्लूजन से यह सिद्ध होता है कि हमें विज्ञान का जो प्रयोग करना चाहिए वह बहुत ही बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, अर्थात अच्छे कार्यों में करना चाहिए, ना कि उसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर करना चाहिए जिसका प्रभाव हम पे स्वयं पड़े। जैसे कि प्लास्टिक का जलाना हो गया हमारे लिए, उसके जगह पे खुले नालों का छूटना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो घर में छिलके वगैरह निकलते हैं पौधों से, या फिर भोजन के रूप में जो भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं उसे हम नष्ट ना करें, उसे हम ढक के रखें ताकि हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें नाइट हाइब्रिड पॉलिसी प्राप्त ना हो, जिसके कारण किसी भी मानव पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। ठीक उसी प्रकार हमें अधिक से अधिक मात्रा में खाद या फिर कह सकते हैं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने खेतों में, जिसके कारण उसका इफेक्ट हमारे प्लांट तथा एटमॉस्फेयर पे पड़े। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि जो साइंस वाला पॉइंट है यह हर साल पूछा जाता है, क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसे प्रॉपर सही तरीके से लर्न कर लीजिएगा। देखिए, जो ऐसे आप लोग का आता है वो 6 मार्क का आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे दोहरा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इससे, अर्थात यह जो एसओ होगा वह पॉल्यूशन पे होगा, अर्थात प्रदूषण पे होगा। तो देखिए, प्रदूषण से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पूछा जाता है व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, यह राइट एंड अप आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण पे एक टिप्पणी दीजिए। दूसरा होता है द सॉल्यूशन प्रॉब्लम, अर्थात प्रदूषण की समस्या क्या है। नेक्स्ट होता है पॉल्यूशन इज ट्रीट टू मैनकाइंड। देखिए, पॉल्यूशन से संबंधित अब टॉपिक हम देख लेते हैं कि पॉल्यूशन में हम क्या क्या लिखते हैं, अर्थात पॉल्यूशन पर ऐसे लिखने के लिए किन किन टॉपिक्स पर हम लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला होता है इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय कि पॉल्यूशन क्या है। दूसरा होगा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, अर्थात पॉल्यूशन के प्रकार। तो देखिए, पॉल्यूशन के यहाँ पे हमने मुख्यतः 3 प्रकार दिखाया है। पहला है एयर पॉल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण। दूसरा वाटर पोल्यूशन, अर्थात जल प्रदूषण। तीसरा है नॉइज पोल्यूशन, अर्थात ध्वनि प्रदूषण। अगला टॉपिक होगा हाउ टू चेक पॉल्यूशन, अर्थात हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। और फोर्थ होगा कंक्लूजन, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय के बारे में कि पॉल्यूशन क्या है। तो बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टूडे, अर्थात आजकल प्रदूषण की जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है। मैन हैज़ इंटरफेयर टू मच विद नेचर, मानव प्रकृति के साथ बहुत ही अधिक बदलाव कर रहा है या छेड़छाड़ कर रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण या जिसका परिणाम environment which included air, water, soil, etc. has been polluted, जिसके कारण वातावरण में उपस्थित हवा, जल और मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। If environment is polluted, all sorts of life, human, animal and vegetation are affected directly यदि or पर्यावरण indirectly. प्रदूषण होता है यदि तो हमारा पूरा मानव पर्यावरण जो है वह प्रदूषित होता है तो मानव जीवन, जंतु जीवन तथा वनस्पति जीवन सभी पर इसका समक्ष या असमक्ष रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, जिसके कारण द प्रीवियस गिफ्ट ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेंड बाय द पॉल्यूटेड एयर, अर्थात एक एक करके प्रकृति का दिया हुआ उपहार नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण मानव का जो जीवन है अर्थात मानव जीवन जो है वह कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बाय द पॉल्यूटेड एयर। वायु प्रदूषण के कारण वी ब्रीथ, हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। एंड अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक, और हम जो जल पीते हैं वह प्रदूषित जल होगा, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अर्थात
प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण के प्रकार। देखिए, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन अर्थात इसके मुख्य अनेक भाग हैं या अनेक प्रकार हैं, विच आर एज बिलो, जो कि एज प्रकार दिए गए हैं। पहला होगा हमारा एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण, दूसरा होगा वाटर पोल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण, और तीसरा होगा हमारा नॉइज पोल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण। तो इन तीनों प्रदूषणों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे अर्थात वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो वायु प्रदूषण है वह किसके कारण हो रहा है और उससे किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप ईटीसी अर्थात एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय स्मोक। एयर पोल्यूशन जो है अर्थात वायु प्रदूषण जो है उसका मुख्य कारण स्मोक अर्थात धुएं कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज अर्थात कंपनियों, मिलों, कारखानों से आने वाले जो धुएं हैं उनके कारण एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण होता है। मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एसिड्स गिव आउट सच अ फ्यूल स्मेल दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू ब्रीथ अर्थात चिमनी कारखानों से निकलने वाले जो एसिड्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनसे जो धुएं निकलते हैं वह बहुत ही हमारे सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। एयर पोल्यूशन में कॉज्ड लंग डिजीज लाइक अस्थमा, आई फ्लू, हेड एचएस ईटीसी अर्थात वायु प्रदूषण के कारण हमारे जो फेफड़े हैं वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। जैसा कि पहला अस्थमा हो जाएगा, आई फ्लू अर्थात हमारे जो आँख में आई फ्लू होता है वह निकलने वाले एयर पोल्यूशन के कारण ही होता है। हेडेच, सिर में दर्द और अन्य ऐसी कई बीमारियाँ इससे होती हैं। अब बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण की। तो देखिए, बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण। तो इसमें हम बताएंगे कि जल हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, उसके साथ ही साथ जल क्यों प्रदूषित होते हैं और किस प्रकार से प्रदूषित होते हैं। तो देखते हैं हम। वाटर इज बेसिक ऑफ लाइफ बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मैनी पोल्यूटेड इट अर्थात वाटर इज बेसिक ऑफ लाइफ, जल जो है जीवन का आधार है, लेकिन मानव इसे अनेक प्रकार से या अधिक से अधिक प्रदूषित कर रहा है। द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और इन रिवर अर्थात कारखानों के जो मालिक हैं या निर्माता हैं वे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित द्रव्य को पृथ्वी या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए वाटर इज पोल्यूटेड, जिसके कारण जो जल है वह प्रदूषित होता है। पीपल यूज दिस पोल्यूटेड वाटर एंड इनवाइट अ नंबर्स ऑफ डिजीज जिस जल का या इस प्रदूषित जल का प्रयोग मानव करके अनेक प्रकार के रोगों को अपने घर बुलाता है या आमंत्रित करता है। वाटर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन द आउटब्रेक ऑफ कलरा। वाटर पॉल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण के कारण ही कलरा जैसी बीमारियां होती हैं। सम पीपल फ्लॉट द डेड बॉडीज ऑफ देयर सेंट्स इन द हॉली रिवर। कुछ लोग जो हैं वह मरी हुई लाशों को पवित्र गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। या देयर फॉर हम कह सकते हैं इसलिए द फिश एंड टॉर्टॉइज ईट दीज डेड बॉडीज एंड स्पॉइल द वाटर अर्थात जो मरी हुई लाश है उसको मछलियाँ और टॉर्टॉइज कछुए भोजन के रूप में खाते हैं, जिसके कारण पूरा जो जल है वह प्रदूषित होता है। अब बात करते हैं हम नॉइज पोल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण के बारे में। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के सोर्स क्या हैं, वह किसके कारण होता है तथा इससे होने वाले रोग और इससे मानव तथा अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं हम। नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस ऑफ लाइफ अर्थात ध्वनि प्रदूषण हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है या घातक है। इट इज़ सैड दैट नॉइज मोर दैट 18 डेसिबल्स कॉज डीफनेस एंड अदर डिजीज। हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण लगभग 80 प्रकार की बीमारियां जैसे कि बहरापन और अन्य प्रकार के रोग होते हैं। इन लार्ज सिटी, बड़े शहरों में द रोर ऑफ व्हीकल्स इन
अनबियरेबल अर्थात बड़े शहरों में जो अधिक ध्वनि निकलती है या जो ध्वनि की वाहनों से निकलने वाली जो ध्वनि है वह असहनीय हो चुकी है। इफ़ वन स्टैंड्स एट सम बिजी सेंटर अर्थात एक एक करके यह दिन प्रतिदिन व्यस्त होते जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि एक के बाद एक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती जा रही हैं। हाउ फाइंड्स जैसे कि कार, स्कूटर, बसेस एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग देयर विदिन अ सेकेंड। जिस प्रकार की शहरों में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस के एक के बाद एक गुजरती जा रही हैं, उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण धीरे धीरे फैलता जा रहा है। द इंजन एंड हॉर्स क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन विच इज़ हार्मफुल फॉर पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अर्थात इंजन एवं हॉर्न से निकलने वाले यह जो प्रदूषण है वह मानव के लिए भौतिक तथा रसायन यह कह सकते हैं भौतिक रूप से बहुत ही भौतिक तथा आंतरिक रूप से बहुत ही हानिकारक है। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि पॉल्यूशन हमने पढ़ा, पॉल्यूशन के प्रकार पढ़े, अब हम इसका ट्रीट देखें कि हम पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम हाउ टू चेक पॉल्यूशन अर्थात हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो कह सकते हैं मेनी आइडियाज़ टू चेक द पॉल्यूशन अर्थात अनेक प्रकार के विचार जो हैं या अनेक प्रकार की क्रियाएं जो हैं जिसके द्वारा हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा टू चेक द पॉल्यूशन देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात सबसे पहले हमें कारखानों में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बंद करने चाहिए या फिर कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चिमनी कारखानों से निकलने वाले धुएं को परिवर्तित करने चाहिए। दूसरा है द डेब्रिस इन इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन रिवर अर्थात कारखानों से निकलने वाले जो डम्प्ड वेस्ट मटेरियल है या कह सकते हैं प्रदूषित पदार्थ हैं उसे हम सीधे पृथ्वी के संपर्क में या फिर नदी के संपर्क में नहीं भेज फेंकना चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाई द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल अर्थात अर्थात हमें सामान्य केमिकल को ही फेंकना चाहिए, सामान्य केमिकल का ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक हार्ड अर्थात अधिक नुकसान हार्मफुल जो केमिकल होता है या नुकसानदायक केमिकल है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीपल शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट व्यक्तियों को सीधे कूड़े कचरे को सीधे रोड पे या फिर सीधे संपर्क में नहीं फेंकना चाहिए। अगला अगला होगा हमारा वी शुड रिमेन एकिन टू नेचर हमें प्रकृति के अनुसार समानता बनाए रखनी चाहिए अर्थात प्रकृति को भी नुकसान न हो, हमें इस प्रकार की अपनी तरफ एक्टिविटी या एक्ट करने चाहिए, कार्य करने चाहिए। देयर शुड बी नॉट डिफॉरेस्टेशन हमें लकड़ियों को या जंगलों को नहीं काटना चाहिए या हमें जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट होगा सेक ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ आल्सो नेसेसरी टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट अर्थात बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी को या इस प्रकार के प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए जिसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है अर्थात वातावरण है वह शुद्ध रह सके। कहने का तात्पर्य है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुसार हमें इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए कि हम प्रदूषित अपने वातावरण को प्रदूषित ना करें, सुरक्षित रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम कंक्लूजन अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा या हमें अभी इस पर क्या ध्यान देना चाहिए। तो बात करते हैं हम कंक्लूजन की। तो देखिए कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष में हम बताएंगे कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं अर्थात वायु प्रदूषण से हम कैसे लड़ सकते हैं, लड़ने में कैसे सक्षम होंगे। देखते हैं हम कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम हमें वायु प्रदूषण की या प्रदूषण की इस तथ्य पर या इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन भारत के सरकार को अर्थात भारतीय सरकार को इन्वायरमेंट अर्थात वातावरण से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उन्हें कहना चाहिए कि वह पॉल्यूशन को अर्थात प्रदूषण को नियंत्रित करें। द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट और भारत के सभी व्यक्तियों को भी
गवर्नमेंट अर्थात सरकार के साथ समानता या समानता बनाए रखना चाहिए। अर्थात सरकार के साथ साथ सभी व्यक्तियों को प्रदूषण से संबंधित कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए या कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो। देखिए, प्रदूषण को रोकना केवल सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है, यह आम नागरिक की भी ज़िम्मेदारी है कि वह प्रदूषण रहित रहे, अर्थात प्रदूषण रहित इन्वायरमेंट का प्रयोग करें। तो देखिए, अगर बात की जाए कि प्रदूषण को और किन-किन तरीकों से हम रोक सकते हैं, तो बात करें हमें प्लांटेशन करना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक संख्या में पौधों को लगाना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन जैसा कि हमने उसमें कहा था कि हमें पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ हानिकारक अधिक प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि खेतों में हम छिड़काव करते हैं वो चीज़, अर्थात खेतों में छिड़काव किए गए जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं वह भी सरफेस पर जाती हैं, इसी कारण हमारा वातावरण जो है अर्थात कह सकते हैं वाटर पोल्यूटेड होता है। उसके साथ ही साथ हमें अनेक प्रकार के जैसे फ्यूल हो गए उन्हें नहीं जलाना चाहिए। वेस्ट मटेरियल जैसे उन चीज़ों को हम सड़ने के लिए रख सकते हैं, जैसे कि अनाज से निकले हुए जो हस्क होते हैं, भूसा वगैरह होते हैं, अगर नष्ट करना है तो आप उसे मिट्टी खोद कर उसमें कर दें, उसके कुछ वर्षों बाद वह आपका प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ हमें अनेक प्रकार के जैसे कि लकड़ियों को बेवजह नहीं जलाना चाहिए, प्लास्टिक को हमें नहीं जलाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने के स्थान पर उसका हम अन्य रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। बात करें हम घर से निकलने वाले जो सब्जियों से छिलके होते हैं उन्हें उन्हें हम सीधे खेत में ना फेंक कर उन्हें हम मिट्टी की खुदाई करके करें तो वह खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसके साथ भी अनेक प्रकार के उपाय हैं जिससे हम बच सकते हैं।